नमस्कार, ये है आज की सुर्खियां। किसानों ने सरकारी प्रस्ताव ठुकराया, तेज होगा आंदोलन। किसान आंदोलन पर राष्ट्रपति कोविंद से मिले विपक्षी नेता। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान। बोरिस जॉनसन हुए ट्रोल जब कहा, भारत पाक का मामला। भारत को चीन विरोधी खेल में फंसा रहा अमेरिका, ऐसा कहा रूस ने। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर, सेना अलर्ट पर। और भारत चीन के रिश्ते 40 साल के सबसे खराब दौर में, कहा जयशंकर ने। समाचारों की कमी नहीं है, आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और भाजपा के दफ्तरों के घेराव की बात कही गई है, तो 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की घोषणा की गई है। यह भी कहा गया है कि उस दिन सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। दिल्ली की सभी सड़कों को भी एक के बाद एक बंद किया जाएगा। दिल्ली के पास सिंघू सीमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कल कहा कि सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजती हो तो उस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा नेताओं के घेराव और रिलायंस तथा जियो के सभी प्रोडक्ट्स और माल का बहिष्कार करने की भी बात कही गई है। किसान आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी और शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध किया। विपक्षी दलों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा और डीएमके के नेता टीकेएस इलनगोवन शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, हमने राष्ट्रपति से कहा है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये कानून संसद में पास किए गए, उससे हमें लगता है कि यह किसानों का अपमान है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कल दावा किया कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। दानवे ने कहा, जो आंदोलन चल रहा है वह किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में पहले मुसलमानों को भड़काया गया, उन्हें क्या कहा गया, एनआरसी आ रहा है, सीएए आ रहा है और 6 महीने में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा? यह दूसरे देशों की साजिश है। ब्रिटेन के विपक्षी दल लेबर पार्टी के सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भारतीय किसानों के आंदोलन पर सवाल पूछा, लेकिन जॉनसन कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूरे मामले को भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला बताया। तनमनजीत सिंह ने प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के तहत कहा कि कई सांसद किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वाटर कैनन, आंसू गैस और पुलिस बल के प्रयोग की फुटेज देखकर काफी भयभीत हैं। विपक्षी सांसद ने आगे कहा कि क्या प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी चिंताओं से अवगत कराएंगे? जॉनसन ने सांसद तनमनजीत सिंह को जवाब देते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है उसको लेकर हमें गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन ये उन 2 सरकारों का आपसी मामला है। भारत और चीन की सीमा पर लंबे समय से बने तनाव के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पश्चिमी ताकतों ने चीन विरोधी खेल में भारत को उलझाने के लिए आक्रामक और कुटिल नीति अपनाई है। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर भारत के साथ रूस की घनिष्ठ साझेदारी और विशेष संबंध को कमतर आंकने का भी आरोप लगाया। एक सरकारी थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल में विदेश मंत्री का यह बयान भारत प्रशांत अवधारणा के प्रति मॉस्को के पारंपरिक संदेह को दिखाता है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को खत्म कराने के लिए परोक्ष रूप से दबाव डाल रहा है। उन्होंने कहा, पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस और चीन जैसे देश इसके अधीनस्थ नहीं होंगे। पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है और उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने मीडिया को अपना यह डर बताया है। जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि लद्दाख और डोकलाम में हार और किसान आंदोलनों से ध्यान हटाने के लिए भारत सीमा पर हमला कर सकता है। जियो न्यूज ने विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देकर कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा और भारत पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। जियो के सूत्रों ने बताया कि भारत सीमा पर एक्शन ले सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिससे वह अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटा सके।
ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन संवाद के दौरान कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंधों में हम संभवतः सबसे मुश्किल दौर में हैं। निश्चित तौर पर पिछले 30, 40 या उससे भी अधिक साल में इतने खराब संबंध नहीं देखे गए। दोनों देशों के बीच अलग अलग स्तरों पर संपर्क के बावजूद समझौतों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं क्योंकि पिछले 30 सालों में द्विपक्षीय संबंधों में सभी सकारात्मक बदलाव, जिनमें चीन का भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बनना और पर्यटन शामिल हैं, इस बात पर निर्भर थे कि दोनों पक्ष सीमा विवाद को सुलझाते हुए सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को न लाने के लिए 1993 से हुए कई समझौतों का चीन ने अब किसी वजह से उल्लंघन किया है। जल्दी ही देश भर में पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरह पब्लिक वाईफाई बूथ की शुरुआत हो जाएगी। इस काम के लिए पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी नाम का एक तंत्र तैयार किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने पीएम वानी को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से 4G नेटवर्क से वंचित इलाकों के उपभोक्ता भी हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। वहीं ग्रामीण और दूर दराज के इलाके के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामान की खरीद फरोख्त जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डिजिटल सशक्तिकरण के तहत यह फैसला किया गया है। हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल का बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी डबराल प्रतिपक्ष, पूर्वग्रह, अमृत प्रभात आदि पत्रिकाओं से जुड़े रहे और लंबे समय तक दैनिक अखबार जनसत्ता में काम किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, एक बार आयोवा आदि शामिल हैं। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा शमशेर सम्मान, स्मृति सम्मान, पहल सम्मान और दिल्ली की हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। इन चुनाव परिणामों ने भाजपा को 13 जिला परिषदों में बढ़त दिलाई है, जबकि कांग्रेस 5 जिला परिषदों में ही अपना दबदबा कायम रख सकी। इन 21 जिलों की 222 पंचायत समितियों में भी भाजपा भारी पड़ी। कांग्रेस को 81 जबकि भाजपा को 93 पंचायत समितियों में बहुमत मिला है। सत्ता के साथ चलने वाले इन चुनावों के बारे में माना जा रहा था कि कांग्रेस भारी रहेगी, लेकिन मतगणना के बाद आए नतीजों ने पूरा समीकरण ही बदलकर रख दिया। 42 ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां पर किसी को बहुमत नहीं मिला। साथ ही 5 पंचायत समितियों में अन्य दलों ने कब्जा जमाया। पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों के गठबंधन ने घोषणा की है कि उसके सांसद सरकार को पंगु बनाने और देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को शीघ्र मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर करने के लिए इस महीने के अंत में सामूहिक रूप से इस्तीफे दे देंगे। इस घोषणा के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहरा हो गया है। प्रधानमंत्री खान की सरकार को अपदस्थ करने के लिए इस साल सितंबर में बने 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस्लामाबाद में लंबी चली एक बैठक के बाद यह फैसला किया। पीडीएम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सभी सांसद 31 दिसंबर तक अपने पार्टी प्रमुखों के इस्तीफे सौंप देंगे। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थे। भारतीय सिनेमा के दिग्गज दिलीप कुमार और राज कपूर के पाकिस्तान स्थित घरों को संग्रहालय में तब्दील करने की प्रक्रिया पर खैबर पख्तूनख्वा की सरकार तेजी से काम कर रही है। दिलीप कुमार के पाकिस्तान स्थित घर की कीमत 85 लाख पाकिस्तानी रुपए तय की गई है, जबकि राज कपूर के घर की कीमत 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तय हुई है। पेशावर प्रशासन ने इन दोनों अभिनेताओं की पैतृक संपत्ति की कीमत का निर्धारण किया है। अब खैबर पख्तूनख्वा सरकार के पुरातत्व विभाग ने संस्कृति विभाग के सचिव के समक्ष फाइल भेजी है और उसकी खरीद के लिए धन की मांग की है। भारत के विभाजन से पहले वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए राज कपूर और दिलीप कुमार के प्रशंसकों की दोनों ही देशों में अच्छी खासी संख्या है। दोनों अभिनेताओं का जन्म पेशावर के किस्सा ख्वानी इलाके में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित किए जाने से पहले उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वे चुनाव जीत चुके हैं और पद पर भी बने रहेंगे। ट्रंप इस चुनाव में मतदान के फर्जीवाड़े समेत धोखाधड़ी के आरोप लगाते आ रहे हैं, हालांकि ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं।
बाइडेन 538 में से 306 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं। बाइडेन के पास राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक 270 वोटों से काफी ज्यादा इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं। चुनाव परिणामों को अगले सप्ताह आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, उम्मीद है कि अगला प्रशासन ट्रंप प्रशासन ही होगा, जिसने स्टॉक मार्केट को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाया, अब तक के सर्वाधिक रोजगार दिए और सेना का पुनर्गठन किया। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।